नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जीके जीएस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ आपको चैट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज की क्लास को। और पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है। आपको बताना है कि जो ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न है, बताएंगे क्या हो जाएगा। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है, ठीक है, वर्ष में एक बार प्रकाशित होता है। और किसके द्वारा, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के द्वारा, विश्व व्यापार संगठन के द्वारा, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है और किसका है। तो आंसर कर दीजिएगा ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, या फिर इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में कहें तो विश्व बैंक कह सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक या फिर कहें विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, एक वार्षिक प्रकाशन। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। पहले प्रश्न का ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। एसआई प्रणाली में स्थितिज ऊर्जा की इकाई क्या है। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न बताएंगे। एसआई प्रणाली में अगर हम लोग बात करेंगे तो स्थितिज ऊर्जा की अगर हम लोग बात करें तो स्थितिज ऊर्जा की इकाई क्या है। न्यूटन है, जूल है, वॉट है, या फिर मीटर पर सेकेंड है। बताएंगे क्या हो जाएगा। दूसरे प्रश्न का सभी मेरे भाई बहन आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। अच्छा, साथ ही साथ एक बात और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। देखो ध्यान से सुन लो, अभी भी बहुत सारे ऐसे मेरे भाई बहन हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनको पढ़ना क्या है। अभी भी बहुत सारे ऐसे मेरे भाई बहन हैं जिनको अभी भी कंफर्म नहीं है कि उनको पढ़ना क्या है। तो ध्यान से सुन लो मेरे भाई, अगर आप आर्ट्स ग्रुप वाले हो, ठीक है, अगर आप आर्ट्स ग्रुप वाले हो तो आपको मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं करने हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मेरे भाई बहन हैं जो अभी भी मैथ्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, आर्ट्स सब्जेक्ट लिए हैं, जिनका आर्ट्स ग्रुप है और फिर अभी भी वो मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो जो आर्ट्स ग्रुप वाले हैं उनको मैथ्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि उनका जो पेपर होगा उसमें मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। लेकिन जो साइंस या फिर मैथ्स ग्रुप्स वाले जो हैं तो उनको याद रखिएगा, उनको जीके जीएस तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ उनको क्या करना है, तो उनको जीके जीएस तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ उनको मैथ और साइंस भी पढ़ना है। ठीक है, याद रखेंगे। तो साइंस वालों को तो दोनों पढ़ना है, जीके जीएस भी पढ़ना है और मैथ साइंस भी पढ़ना है। लेकिन जो आर्ट्स वाले हैं उनको क्या करना है, आर्ट्स वालों को मैथ्स नहीं पढ़ना है। कई सारे ऐसे मेरे भाई बहन हैं जो आर्ट्स वाले हैं, आर्ट्स ग्रुप वाले हैं, और वो अभी भी मैथ्स की क्लास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रख लीजिए। और अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो मैंने आपको अपना नंबर दिया है, यहाँ पर आप मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर आप मैसेज करके पूछ सकते हो अगर आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है। ऐसा मत कीजिए कि पता चले आपके एग्जाम में बहुत अधिक समय नहीं है, ठीक है, और आप आर्ट्स ग्रुप के और आप मैथ्स के क्वेश्चन क्लास को आप करके समय बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसा मत करिए। क्या हो जाएगा यहाँ पर, एसआई प्रणाली में अगर हम लोग बात करेंगे तो स्थितिज ऊर्जा की इकाई क्या हो जाएगा। तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, जूल कर दोगे। ठीक है, क्या कर दोगे, तो जूल कर दोगे। ठीक है, अगर हम लोग न्यूटन की बात करें तो न्यूटन क्या हो जाएगा, तो ये बल की इकाई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बल की हो जाएगा। वॉट अगर हम लोग बात करेंगे तो ये किसकी, तो ये शक्ति की इकाई हो जाएगा। ठीक है, किसकी, तो ये शक्ति की इकाई हो जाएगा। और मीटर पर सेकेंड अगर हम लोग बात करेंगे तो ये किसकी, तो ये चाल की इकाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एसआई प्रणाली में स्थितिज ऊर्जा की इकाई जो है तो वो क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी जूल हो जाएगी। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। लोकहितवाद का जनक किसे मानते हैं, बताइएगा। लोकहितवाद का जनक अगर आपसे पूछा जाए लोकहितवाद जो है तो ये हमने किस देश से लिया है, तो आप आंसर करोगे यूएसए से। भारत ने लोकहितवाद को अमेरिका से ग्रहण किया। ठीक है, और भारत में लोकहितवाद का जनक किसे मानते हैं, एम हिदायतुल्लाह को, रंजन गोगोई को, पीएन भगवती को, या फिर हीरालाल जे कानिया को। ठीक है, तो किसको जानते हैं, तो देखो अगर हम लोग हीरालाल की बात कर ले, हीरालाल जे कानिया की बात कर ले, तो इनके संदर्भ में आपको याद रखना है कि ये क्या है। तो अगर इनके संदर्भ में अगर हम लोग बात करेंगे तो आप इनके संदर्भ में याद रखना है कि ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो पहले मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, क्या है, तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके पहले मुख्य न्यायाधीश हैं हीरालाल जे कानिया। तो एक बात तो इनके संदर्भ में याद रखना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, दूसरी चीज़ अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, तीसरी चीज़ अगर हम लोग बात करें हिदायतुल्लाह की। ठीक है, किसकी, एम हिदायतुल्लाह की।
तो इनके संदर्भ में भी आपको याद रखना है, इनके संदर्भ में आपको याद रखना है कि ये एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। ठीक है, क्या किया है, तो इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। एम हिदायतुल्लाह के संदर्भ में याद रखेंगे, एक ऐसे न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे न्यायाधीश हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। लोक हितवाद का जनक मानते हैं किसको, पीएन भगवती को। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, तो सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है। जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं, जितने लोगों ने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया, तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ मैंने आपको आपका अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, तो वहाँ पर भी आप जुड़ना चाहते हैं या फिर कोई डाउट होता है तो आप वहाँ पर पूछ सकते हो। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछ रहा है क्या हो जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे गणेश वासुदेव मावलंकर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जीवी मावलंकर हो जाएगा। जब आपसे पहली महिला अध्यक्ष पूछे, अगर आपसे पूछा जाए लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तब आप आंसर करोगे मीरा कुमार को। ठीक है, क्या हो जाएगा, जब लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष आपसे पूछा जाएगा तब आप आंसर करोगे मीरा कुमार को। आपसे पहली महिला अध्यक्ष नहीं पूछा गया, आपसे सिर्फ पहला अध्यक्ष पूछा गया। तो पहले अध्यक्ष जो थे वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा, जीवी मावलंकर हो जाएंगे। ठीक है, लोकसभा का प्रावधान किस अनुच्छेद में, तो आंसर कर दोगे लोकसभा का प्रावधान है अनुच्छेद 81 में। ठीक है, मैक्सिमम यहाँ की सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो आप आंसर करोगे कितनी, 550 हो सकती है। वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, तो आप आंसर करोगे 543 है। 543 में एससी कैटेगरी के लिए कितनी सीटें, तो एससी कैटेगरी के लिए 84 सीटें, एसटी कैटेगरी के लिए कितनी सीटें, तो 47 सीटें। ठीक है, और इन 543 में सबसे ज़्यादा सदस्य कहाँ से आते हैं, तो यूपी से आते हैं, 80 सदस्य। क्लियर है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का प्रावधान किया गया है, लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर्स 550 हो सकते हैं। वर्तमान सदस्य संख्या 543 है। 543 सदस्यों में एससी कैटेगरी के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं, एसटी कैटेगरी के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। और उत्तर प्रदेश से आपसे पूछा जाए कितने सदस्य लोकसभा में जाते हैं, तो आप आंसर करोगे 80 सदस्य जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और लोकसभा का सदस्य बनना है तो आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, अगर हम लोग आयु की बात कर लेंगे कि लोकसभा का सदस्य बनना है तो आयु सीमा क्या होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। और कार्यकाल अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या करोगे, तो 5 वर्ष कर दोगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है, बताइएगा। बहुत ही अच्छा सा आसान सा प्रश्न है, और ये लास्ट ईयर पूछा भी गया था, और क्योंकि महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है, इसलिए बार बार हम लोग सेशन में इस वाले प्रश्न को शामिल भी करते हैं। तो 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 776 वाट, 746 वाट, 1000 वाट या फिर 11000 वाट। क्या हो जाएगा, तो 1 हॉर्स पावर जो होता है, एक अश्व शक्ति जो होता है, वो क्या हो जाएगा, 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं, बताएगा। 14 सितंबर को, 5 सितंबर को, 5 अक्टूबर को, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं, क्या आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं, ठीक है। तो 14 सितंबर को हम लोग बात करें तो 14 सितंबर को देखो हम लोग क्या करते हैं, तो 14 सितंबर को हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। कब, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, 14 सितंबर को। ठीक है, 5 सितंबर की हम लोग बात करें तो 5 सितंबर को हम लोग क्या करते हैं, तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक है, किसको, तो अगर हम लोग बात करें 5 सितंबर की, तो 5 सितंबर को हम लोग राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। किसके, तो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस को। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस को हम लोग 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। 5 अक्टूबर की हम लोग बात करें, 5 अक्टूबर को हम लोग क्या करते हैं, तो विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 5 अक्टूबर को अगर हम लोग बात करें तो हम लोग विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो 5 अक्टूबर को हम लोग विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं और 5 अक्टूबर को विश्व डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। ठीक, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं, राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं हम लोग 11 नवंबर को। 11 नवंबर को किसका जन्म दिवस है, 11 नवंबर को है अबुल कलाम आज़ाद का जन्म दिवस। ठीक है, किसका है, तो 11 नवंबर को है अबुल कलाम आज़ाद का जन्म दिवस। और अबुल कलाम आज़ाद कौन है, तो अगर हम लोग बात करें अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस को हम लोग 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। और अबुल कलाम आज़ाद जो हैं तो ये कौन है, तो ये याद रखिएगा स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद। और इनके जन्म दिवस को 11 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं 5 दिसंबर को, 22 दिसंबर को, 2 दिसंबर को, 14 दिसंबर को। क्या हो जाएगा? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? बाद में जितने मेरे भाई बहन जुड़े हैं तो आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़ पाए तो उन लोगों तक ये क्लास पहुंच सके। बताइएगा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि आज से हम लोग कई सारी क्लासेस करने वाले हैं। ठीक है, आज से हम लोग कई सारी क्लासेस करने वाले हैं, तो टेलीग्राम से आप जुड़े रहेंगे तो आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दिया, अगर व्हाट्सअप पर आप मैसेज कर देंगे तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज से हम लोग क्या करेंगे? आज से हम लोग क्लासेस की संख्या बढ़ा देंगे। ठीक है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस का मनाते हैं 5 दिसंबर, 22 दिसंबर, 2 दिसंबर या फिर 14 दिसंबर। क्या हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे 2 दिसंबर को। ठीक है, क्या कर देंगे? तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। 5 दिसंबर की बात करें तो 5 दिसंबर को हम लोग क्या करते हैं? मृदा दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? 5 दिसंबर की बात करें तो हम लोग मृदा दिवस मनाते हैं। ठीक, 22 दिसंबर की हम लोग बात करें तो 22 दिसंबर को हम लोग गणित दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो 22 दिसंबर को हम लोग गणित दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा 14 दिसंबर की हम लोग बात करें तो 14 दिसंबर को हम लोग क्या करते हैं? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं। कब? 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। 2 दिसंबर को हम लोग कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। जरा आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि गणित दिवस किसके जन्म दिवस को मनाते हैं? ठीक है, किसके जन्म दिवस को गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है? जल्दी से बताइएगा। ठीक है, तो कौन है जिनके जन्म दिवस को हम लोग गणित दिवस के रूप में मनाते थे? ये आप लोग मुझे बताइएगा। आगे बढ़ेंगे। टिहरी बांध कौन सी नदी पर है? अलकनंदा नदी पर, गंगा नदी पर, भागीरथी नदी पर या फिर सतलज नदी पर? तो टिहरी बांध अगर हम लोग बात करेंगे तो टिहरी बांध कौन सी नदी पर है ये आप लोगों को बताना है। टिहरी बांध भारत में सबसे ऊंचा बांध है और ये कौन सी नदी पर है? तो अलकनंदा नदी पर है, गंगा नदी पर है, भागीरथी नदी पर है या फिर सतलज नदी पर? आंसर करिएगा भागीरथी नदी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध है, जो कि भारत में सबसे ऊंचा बांध है। और कहाँ पर? तो उत्तराखंड में आपको देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रेरणा कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा है, चंडी प्रसाद भट्ट है, मेधाग पाटेकर है या फिर उपरोक्त सभी हैं? आपसे नर्मदा बचाओ आंदोलन के संदर्भ में पूछा जा रहा है। बताइएगा तो नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रेरणा कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा है, चंडी प्रसाद भट्ट है, मेधा पाटेकर या फिर उपरोक्त सभी हैं? क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करिएगा। क्या हो जाएगा? नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो देखो, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा जो है, ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा जो है, तो ये दोनों लोग जो हैं, तो ये दोनों लोग चिपको आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, किससे? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये दोनों लोग जो हैं, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जो है, तो ये दोनों लोग चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। याद रखिएगा। चिपको आंदोलन कब शुरू हो रहा है? तो 1973 में शुरू हो रहा है। कहाँ पर? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में चमोली जिले में। ठीक है, कहाँ पर? तो उत्तराखंड में चमोली जिला है और चमोली जिले में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1973 में चिपको आंदोलन शुरू हो रहा है, जिसके प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट हैं। ठीक, साथ ही साथ आपको याद रखना है, यही चमोली जिले में अगर हम लोग बात करेंगे तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी भी है। ठीक है, क्या है? तो अगर हम लोग यहीं उत्तराखंड में बात करेंगे, चमोली जिले में फूलों की घाटी भी है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मेधा पाटेकर हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित है? तो आप आंसर कर दोगे मेधा पाटेकर को। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। डूरंड कप किस खेल से संबंधित जाएगा? डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर टेनिस? बताएंगे डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा? तो देखो, अगर हम लोग बात कर लें, अगर हम लोग क्रिकेट की बात कर लें तो क्रिकेट से क्या हो जाएगा? तो क्रिकेट से देखो, एक तो रणजी ट्रॉफी है। ठीक है, रणजी ट्रॉफी है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, विजय हजारे ट्रॉफी है। ठीक है, कौन सी है? तो विजय हजारे ट्रॉफी है। ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ईरानी कप है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ईरानी कप है। ठीक है, ईरानी कप है। ठीक है, देवधर ट्रॉफी है। देवधर ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी। तो ये सब किससे? तो ये सब क्रिकेट से संबंधित। रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, ईरानी कप, देवधर ट्रॉफी, ये सब ठीक है क्रिकेट से संबंधित है। टेनिस से अगर हम लोग बात करेंगे तो टेनिस से कौन सा? तो टेनिस से डेविस कप है। ठीक है, टेनिस से अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा? तो डेविस कप टेनिस से संबंधित है। ठीक है, थॉमस कप अगर हम लोग बात कर लें, थॉमस कप जो है तो ये पुरुषों की प्रतियोगिता है। ठीक है, ये पुरुषों की प्रतियोगिता है और ये बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, बैडमिंटन से संबंधित है, पुरुषों की प्रतियोगिता है थॉमस कप। ठीक है, उबेर कप अगर हम लोग बात कर लें, उबेर कप अगर हम लोग बात कर लें तो ये महिला प्रतियोगिता है, महिला प्रतियोगिता है और ये जो है ये भी बैडमिंटन से ही संबंधित है। ठीक है, दोनों ही बैडमिंटन से संबंधित हैं। बस अंतर इतना है कि थॉमस कप में सिर्फ पुरुष खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं और उबेर कप में सिर्फ महिला खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। ठीक है,
और अगर हम लोग बात कर लें किसकी, अगर हम लोग हॉकी की बात कर ले तो हॉकी क्या हो जाएगा, तो आगा खां कप है, ठीक है, कौन सा, तो आगा खां कप है, आगा खां कप है। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लेंगे और कौन सा हो जाएगा, अजलन शाह कप है, ठीक है, कौन सा, अजलन अजलन शाह कप। तो ये सब किससे हैं, तो ये सब हॉकी से संबंधित है। डूरंड कप की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फुटबॉल हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो फुटबॉल हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नीति आयोग का गठन कब हुआ है, बताइएगा क्या हो जाएगा, नीति आयोग का गठन कब हुआ है। नीति आयोग जो है तो ये गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है, क्या है, तो नीति आयोग जो है तो ये गैर संवैधानिक निकाय है, नीति आयोग, ठीक है, गैर संवैधानिक निकाय है। और इसका जो गठन है, गैर संवैधानिक निकाय है, और इसका जो गठन हुआ था वो योजना आयोग के स्थान पर हुआ था, ठीक है। नीति आयोग जो है तो ये गैर संवैधानिक निकाय है और इसका गठन किसके स्थान पर हुआ था, तो योजना आयोग को रिप्लेस करके नीति आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। योजना आयोग था और योजना आयोग को रिप्लेस किया गया और उनकी जगह पर नीति आयोग को लाया गया था। तो नीति आयोग भी गैर संवैधानिक है और इसका गठन कब हो रहा है, 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर कर देंगे, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भैंस की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी होती है, मुर्रा होती है, साहिवाल होती है, तोतापरी होती है, इनमें से कोई नहीं। तो भैंस की आपसे पूछा जा रहा है, भैंस की सबसे अच्छी नस्ल होती है तो किसकी होगी, भैंस की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी होती है, तो मुर्रा होगी, साहिवाल होगी, तोतापरी होगी, या फिर इनमें से कोई नहीं होगी। इस प्रश्न का आंसर करेंगे आप सभी मेरे भाई बहन, बताइए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर कर देंगे, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, मुर्रा, ठीक है। कौन सी, तो भैंस की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है, तो मुर्रा है। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा एक लौह अयस्क है, हेमेटाइट, एल्यूमिनियम, बॉक्साइट या फिर सिनेबार, क्या हो जाएगा, बताइएगा कौन सा एक लौह अयस्क है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है, लौह अयस्क पूछा जा रहा है, हेमेटाइट है, एल्यूमिनियम है, बॉक्साइट है, या फिर सिनेबार है। तो देखो अगर हम लोग एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम जो है तो ये तो बॉक्साइट का अयस्क है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें एल्यूमिनियम किसका, तो एल्यूमिनियम जो है तो ये तो बॉक्साइट का अयस्क है, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो एल्यूमिनियम जो है तो ये तो बॉक्साइट का अयस्क है, ठीक है। सिनेबार अगर हम लोग बात करें तो सिनेबार किसका, तो ये तो पारे का अयस्क है, ठीक है। सिनेबार अगर हम लोग बात करेंगे तो पारे का अयस्क है। लौह अयस्क आपसे पूछा जाएगा तो आप आंसर करोगे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब क्या है, तो ये सब लौह अयस्क हैं, ठीक है, क्या है, तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब लौह अयस्क हैं, ठीक है। साथ ही साथ पारा के संदर्भ में आपको याद रखना है कि पारे की वजह से क्या होता है, पारे की वजह से मिनी माता रोग होता है, ठीक है, ठीक है। पारे की वजह से क्या होता है, तो पारे की वजह से अगर हम लोग बात करेंगे तो मिनी माता रोग होता है। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है कि पारा जो है तो ये एकमात्र धातु है जो क्या होती है, जो हमको लिक्विड फॉर्म में मिलती है, ठीक है, द्रव अवस्था में मिलती है। ये एकमात्र धातु है जो हमको क्या होती है, जो हमको लिक्विड फॉर्म में मिलती है, द्रव अवस्था में मिलती है। पारे की अधिकता की वजह से क्या होता है, मिनी माता रोग होता है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जीवाणु जनित रोग है, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो खसरा है, स्कर्वी है, कोढ़ है, मधुमेह है। तो कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, तो कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि आंसर करिएगा। खसरा होगा, स्कर्वी होगा, कोढ़ होगा, या फिर मधुमेह हो जाएगा। तो आंसर कर देंगे हम लोग, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, कोढ़ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर हम लोग बैक्टीरिया की वजह से बात करें, अगर हम लोग जीवाणु की वजह से बात करें तो कई सारे और हैं जो महत्वपूर्ण है, जिनको आपको याद रखना है, जैसे टाइफाइड हो गया, ठीक है, जैसे टाइफाइड हो गया। साथ ही साथ अगर हम लोग बात कर लें, हैज़ा हो गया, निमोनिया हो गया, ठीक है, निमोनिया हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लें, तपेदिक हो गया, ठीक है, टाइफाइड है, हैज़ा है, निमोनिया है, तपेदिक है, प्लेग है, टिटनेस है, टिटनेस है, ठीक है, गोनोरिया है, ठीक है, गोनोरिया जो है तो ये पशुओं में होती है। सिफिलिस है, तो ये सब क्या है, तो ये सब बैक्टीरिया से होने वाले हैं और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो कोढ़ हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें स्कर्वी नामक रोग, ठीक है, किसकी कमी से होगा, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, या फिर विटामिन ई। तो क्या हो जाएगा, तो विटामिन सी की कमी से अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, ठीक है। विटामिन ए की अगर हम लोग बात करें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम आपको क्या देखने को मिल जाएगा, तो आपको रेटिनॉल देखने को मिल जाएगा। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो रतौंधी होता है,
ठीक है, क्या होता है तो रतौंधी होता है। विटामिन बी की हम लोग बात करें तो बी वन का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमीन होता है। ठीक है, क्या होता है, थायमीन होता है। और इसकी वजह से अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी वजह से क्या होता है, तो इसकी वजह से बेरी बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, तो बेरी बेरी रोग हो जाता है, याद रखिएगा। और विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से अगर हम लोग बात करेंगे तो स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। ऑटोमोबाइल से निकलने वाले अत्यधिक हानिकारक धातु प्रदूषक होते हैं। तो ऑटोमोबाइल जो उद्योग होता है, ठीक है, तो वहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे तो काफ़ी हानिकारक धातु प्रदूषक निकलते हैं, और वो क्या होते हैं, मरकरी होते हैं, लेड होते हैं, टिन होते हैं, या फिर कॉपर होते हैं। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो ऑटोमोबाइल उद्योग से निकलने वाले अत्यधिक हानिकारक धातु प्रदूषक कौन से होते हैं, क्या आंसर करिएगा, मरकरी होगा, लेड होगा, टिन होगा, कॉपर हो जाएगा। क्या आंसर करेंगे, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, लेड है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, लेड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बेंजीन क्या है, तो गैसीय प्रदूषक है, द्रव्यीय प्रदूषक है, ठोस प्रदूषक है, या फिर उपरोक्त सभी है। बेंजीन के संदर्भ में आपको बताना है क्या हो जाएगा, तो बेंजीन गैसीय प्रदूषक है, द्रव्यीय प्रदूषक है, ठोस प्रदूषक है, या फिर उपरोक्त सभी है। तो क्या हो जाएगा, तो बेंजीन अगर हम लोग बात करेंगे तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, गैसीय प्रदूषक। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, गैसीय प्रदूषक। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा सर्च इंजन नहीं है, याहू, क्रोम, गूगल, बिंग, कौन सा सर्च इंजन नहीं है, आपको बताना है कौन सा सर्च इंजन नहीं है। याहू नहीं है, क्रोम नहीं है, गूगल नहीं है, फिर बिंग नहीं है। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी, बिंग। बिंग जो है तो ये सर्च इंजन नहीं, बाकी याहू, क्रोम, गूगल आदि का हम इस्तेमाल किसी चीज़ को सर्च करने में करते हैं। ठीक है, तो बिंग नहीं है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी आंसर कर देंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो जनगणना की अगर हम लोग बात करेंगे तो जनगणना की शुरुआत कब हुई, आपसे ये पूछ रहा है। 1881, 1888, 1872, 1876। भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई है, क्या आंसर करिएगा, सभी मेरे भाई बहन बताएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी। 1872 में अगर हम लोग बात करेंगे तो लॉर्ड मेयो के समय में। ठीक है, किसके समय में, तो मेयो के समय में 1872 में जनगणना शुरू हो रही है। ठीक है, लेकिन जब आपसे पहली नियमित आपसे पूछा जाए, ठीक है, क्या कर ले, जब आपसे पहली नियमित जनगणना पूछे, अगर आपसे पहली नियमित जनगणना पूछे तब आप आंसर क्या करोगे, तो पहली नियमित जनगणना जो है वो हो रही है 1881 में। किसके समय में, तो आप आंसर कर देंगे रिपन के समय में। ठीक है, किसके समय में, लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक है, जब आपसे नियमित जनगणना पूछा जाएगा तब आप आंसर करोगे 1881, लॉर्ड रिपन। आपसे नियमित नहीं पूछा गया, आपसे सिर्फ पहली जनगणना पूछी गई है। तो भारत में जो जनगणना है उसकी शुरुआत हो रही है 1872 में, लॉर्ड मेयो के समय में। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी आंसर कर देंगे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है, आगरा में, दिल्ली में, औरंगाबाद में, इनमें से कोई नहीं। शेरशाह सूरी, ठीक है, प्रारंभिक नाम आपसे पूछ ले तो प्रारंभिक नाम आप कहोगे फरीद था। ठीक है, क्या नाम था, तो सब शेरशाह जो है तो प्रारंभिक नाम इसका क्या था, तो प्रारंभिक नाम फरीद था। ठीक है, और शेरशाह सूरी को याद रखेंगे कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने रुपया मुद्रा की शुरुआत की। ठीक है, रुपया मुद्रा, चांदी का रुपया मुद्रा चलवाया। ठीक है, चांदी का इन्होंने रुपया मुद्रा चलवाया। साथ ही साथ इनके संदर्भ में आपको याद रखना है जीटी रोड। ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में इसका नाम बदल करके जीटी रोड कर दिया गया था। पहले इसको शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता था, और लॉर्ड ऑकलैंड के समय में शेरशाह सूरी मार्ग या सड़क आजम मार्ग का नाम बदल करके जीटी रोड कर दिया गया। तो उसका निर्माण किसने, शेरशाह सूरी ने करवाया था। साथ ही साथ आपको याद रखना है पट्टा और काबूलियत। ठीक है, क्या होगा, तो पट्टा और काबूलियत की व्यवस्था जो है, पट्टा और काबूलियत की जो व्यवस्था है वो किसने, तो वो शेरशाह सूरी ने शुरू की थी। और शेरशाह सूरी को आपको याद रखना है कहाँ पर, तो बिहार में अगर हम लोग बात करेंगे तो सासाराम में दफनाया गया। ठीक है, कहाँ पर, तो बिहार में अगर हम लोग बात करें तो बिहार में सासाराम में दफनाया गया है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो सासाराम में, बिहार में अगर हम लोग बात करेंगे तो सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई है, बताएगा। 1954, 1972, 1965 या 1953। भारत में ललित कला अकादमी की स्थापना कब हो रही है, आपसे ये प्रश्न पूछा गया, बताइएगा क्या हो जाएगा। 21वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो ललित कला अकादमी की, ठीक है, स्थापना कब हो रही है, आंसर क्या कर जाएंगे, तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा 1954 में, 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना हो रही है।
आगे बढ़ेंगे, भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में? अब ये भारत की पहली है तो महत्वपूर्ण हो जाएगी। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में? बंगाल में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में या फिर गुजरात में? तो भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरू हुई है? क्या आंसर करिएगा? भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा बंगाल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात। आंसर कर देंगे कहाँ पर? हरियाणा में। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है या फिर झारखंड? भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक बताइएगा कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है या फिर झारखंड? इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए, पश्चिम बंगाल। ठीक है, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, इलाही संवत की शुरुआत कभी? बताएगा क्या हो जाएगा? तो 1582, 1564, 1575 या फिर 1583? तो बताएंगे क्या हो जाएगा? इलाही संवत की अगर हम लोग बात करें तो इलाही संवत की शुरुआत कब हो रही है? क्या आंसर करेंगे? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। देखो इलाही संवत जो है तो इसकी शुरुआत कौन कर रहा है? तो इसकी शुरुआत कर रहा है अकबर। ठीक है, कौन करेगा? तो इसकी शुरुआत कर रहा है अकबर। ठीक है, और कब करेगा आपसे ये पूछा जा रहा है, क्या आंसर कर देंगे? आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी, 1583 में। देखो 1582 की हम लोग बात करें, ठीक है, किसकी? अगर हम लोग 1582 की बात करें तो 1582 में अकबर एक नया धर्म शुरू कर रहा है, कौन सा? तो दीन ए इलाही धर्म। ठीक है, कौन सा? तो दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म शुरू कर रहा है अकबर 1582 में। और 1583 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1583 में अकबर ने इलाही संवत की शुरुआत की है। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? बताइएगा क्या हो जाएगा? 1556, 1576, 1526, 1580? देखो पानीपत के 3 युद्ध हो रहे हैं। ठीक है, कितने? तो पानीपत के अगर हम लोग बात करेंगे तो 3 युद्ध हो रहा है। पहला युद्ध जो होगा वो होगा 1526 में। ठीक है, किसके किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, किसके? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का पहला युद्ध होगा 1526 में। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग बात करें तो दूसरा होगा 1556 में। 1556 में जो हो रहा है तो वो हो रहा है अकबर और हेमू के बीच। ठीक है, किसके बीच? तो अकबर और हेमू के बीच 1556 में दूसरा वाला युद्ध हो रहा है। और तीसरा जो युद्ध होगा वो होगा 1761 में। ठीक है, मराठे और अब्दालियों के बीच। ठीक है, कौन है? तो मराठे और अब्दालियों के बीच। जो अहमद शाह अब्दाली है, जो अफ़गान है, अहमद शाह अब्दाली जो कि अफ़गान है, तो इनके बीच अगर हम लोग बात करेंगे तो तीसरा पानीपत का युद्ध होगा। तो 3 युद्ध हो रहे हैं, आपसे दूसरा वाला पूछ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हो रहा है, किसके किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हुमायूं नामा किसकी रचना है? गुलबदन बेगम, हुमायूं, अबुल फजल या फिर नूर जहां? बताएंगे क्या हो जाएगा? हुमायूं नामा किसकी रचना है? गुलबदन बेगम, हुमायूं, अबुल फजल या फिर नूर जहां? तो देखो अबुल फजल की अगर हम लोग बात करें तो अबुल फजल की एक बुक है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है अकबरनामा। ठीक है, अबुल फजल की एक बुक है जिसका नाम क्या है? अकबरनामा। ठीक है, और इसी अकबरनामा का जो तीसरा पार्ट है, जो थर्ड वाला जो हिस्सा है, जो भाग है, उसी को हम लोग क्या करते हैं? उसी को हम लोग आइन ए अकबरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? इसी को हम लोग आइन ए अकबरी के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, क्या करेंगे? तो अबुल फजल ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है अकबरनामा, और इसी का जो तीसरा पार्ट है वो आइन अकबरी के नाम से जाना जाता है। हुमायूं नामा की रचना किसने की है? तो गुलबदन बेगम, हुमायूं, अबुल फजल, नूरजहां। आंसर कर देंगे गुलबदन बेगम। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ? वैशाली, काशी, कपिलवस्तु या फिर कुंडग्राम? बताएंगे क्या हो जाएगा? तो महावीर स्वामी की एक बात करें, महावीर स्वामी पिता इनके कौन है? तो इनके पिता हैं सिद्धार्थ। ठीक है, कौन है? तो इनके पिता हैं सिद्धार्थ और ज्ञात्रिक कुल के हैं। ठीक है, कौन से? तो ये भी आपसे पूछा जाता है, कई बार आपसे पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? तो आप आंसर कर दोगे ज्ञात्रिक कुल के। ठीक है, ज्ञात्रिक कुल के इनके पिता सिद्धार्थ हैं। और माता की अगर हम लोग बात कर लें तो इनकी माता जो है, तो माता का नाम है त्रिशला। ठीक है, महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला है, पिता कौन है? सिद्धार्थ हैं, ज्ञात्रिक कुल के हैं। और पत्नी की बात कर लें तो पत्नी इनकी जो है, तो पत्नी का नाम क्या है? तो यशोदा है। ठीक है, क्या है? तो यशोदा जो है इनकी पत्नी का नाम है। और पुत्री जो है, तो पुत्री का नाम क्या है? तो पुत्री का नाम है प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी इनकी पत्नी पुत्री का नाम है। और ठीक है, प्रियदर्शनी का दूसरा नाम अड़ोज्जा भी मिलता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो अड़ोज्जा भी मिलता है, प्रियदर्शनी या अड़ोज्जा। तो महावीर स्वामी की पुत्री थी। और दामाद अगर हम लोग बात करें तो दामाद कौन है? तो दामाद है इनके जमाली।
और महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश जो है वो अपने दामाद को दिया था। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश अपने दामाद जमाली को दिया था। आपसे यहाँ पर पूछा जाए तो आप आंसर करोगे कुंडग्राम में, ठीक है। क्या करोगे, तो आपको करोगे, आपको पता है महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। तो जब आपको कुंडग्राम दिया गया है तो पहले आप कुंडग्राम ऑप्शन चूज करोगे। अगर कुंडग्राम ऑप्शन नहीं दिया गया होता तो आप वैशाली आंसर करते, लेकिन क्योंकि जब आपको कुंडग्राम दिया गया है तो फिर आप वैशाली नहीं चूज करोगे आप, क्योंकि महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। तो कुंडग्राम दिया तो कुंडग्राम चूज करो, कुंडग्राम नहीं दिया होता तो हम वैशाली आंसर करते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1899, 1895, 1856 या फिर 1853। मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह जो है इसी को उलूगलान विद्रोह भी कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इसी को उलूगलान विद्रोह भी कहते हैं, ठीक है। उलूगलान विद्रोह भी कहते हैं। मुंडा विद्रोह जो है तो इसी को उलूगलान विद्रोह भी कहते हैं। और इसके जो प्रमुख हैं वो कौन है, तो वो है बिरसा मुंडा, ठीक है, बिरसा मुंडा। अगर हम लोग बात कर लें तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये विद्रोह है बिरसा मुंडा, मुंडा विद्रोह, जिसको हम लोग उलूगलान विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। और इसके प्रमुख कौन है, तो इसके प्रमुख हैं बिरसा मुंडा। और ये विद्रोह कब हो रहा है, तो आंसर कर दिएगा 1899 में। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है? आपसे पूछ रहा है राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है, बताएंगे क्या हो जाएगा? बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भारत, बताइएगा क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की संसद का नाम है नेशनल असेंबली, ठीक है। क्या नाम है, तो अगर हम लोग पाकिस्तान की संसद की बात कर लें तो पाकिस्तान की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है, नेशनल असेंबली, ठीक है। बांग्लादेश की अगर हम लोग बात करें तो बांग्लादेश की जो संसद है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है जातीय संसद। बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद, ठीक है। भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत की संसद का नाम है संसद या फिर कहें पार्लियामेंट। भारत की संसद का नाम संसद या फिर पार्लियामेंट। राष्ट्रीय पंचायत जो है ये नेपाल की संसद का नाम। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी आंसर कर देंगे, नेपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ है, बताइएगा क्या हो जाएगा? तो भीमराव अम्बेडकर की अगर हम लोग बात करें, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिनको संविधान निर्माता के नाम से हम लोग जानते हैं, तो इनका जन्म, ठीक है, किस राज्य में हुआ, आपसे ये पूछ रहा है। तो इनका जन्म जो है वो हो रहा है कब, 14 अप्रैल को, ठीक है। कब हो रहा है, तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म हो रहा है 14 अप्रैल 1891 में, ठीक है। कहाँ पर, तो अगर हम लोग बात करें तो 14 अप्रैल 1891 को भीमराव अम्बेडकर का जन्म हो रहा है। और इनकी मृत्यु अगर आपसे पूछा जाए तो मृत्यु आप कहोगे 1956 में, 1956 में भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु हो रही है, ठीक है। और 1990 में अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, क्या कर ले, और अगर 1990 की बात कर ले तो 1990 में इनको क्या हो रहा है, तो इनको भारत रत्न दिया गया। भीमराव अम्बेडकर को क्या किया गया, तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया, भारत रत्न प्रदान किया गया, याद रखेंगे। 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हो रहा है। और कहाँ पर हो रहा है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या फिर पश्चिम बंगाल में? क्या आंसर कर देंगे, आंसर कर देंगे हम लोग ऑप्शन संख्या बी, मध्य प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पर, तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ पर हो रहा है, तो आंसर कर दिएगा मध्य प्रदेश में हो रहा है, क्लियर है। तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए। साथ ही साथ व्हाट्सअप ये नंबर है, तो यहाँ पर आप मैसेज कर देंगे तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, क्योंकि आज से हम लोग कुछ जो है, आज से हम लोग कुछ सेशंस की संख्या को बढ़ाएंगे। अभी तक हम लोग 2 सेशंस कर रहे थे, 1 सेशंस कर रहे थे, 1 या 2 सेशंस कर रहे थे। तो आज से हम लोग कोशिश करेंगे कि 3 से 4 सेशंस करें, अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर मैसेज कर देंगे या टेलीग्राम पर जुड़ जाएंगे तो आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच। आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। जाने से पहले शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।